नमस्ते, मेरा नाम है यशदीप और आपका क्राइम कहानी चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी साल 1990 से साल 1996 के बीच महाराष्ट्र और गुजरात के कई बड़े शहरों में मासूम बच्चों का कत्ल करने वाली 3 महिलाओं की है। आपको सुन के ये हैरानी होगी कि इन तीनों महिलाओं का आपसी रिश्ता खून का था, माँ और बेटियों का था। इनका जुर्म इतना राक्षसी, इतना विभत्स, इतना क्रूर था कि उसे सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी की शुरुआत महाराष्ट्र के कोल्हापुर से होती है। कोल्हापुर में अंजनाबाई नाम की एक महिला रहती थी। उसकी 2 शादियां हुईं और दोनों शादियों से उसकी 2 बेटियां हुईं। बड़ी बेटी रेणुका शिंदे अंजनाबाई के पहले पति से हुई बेटी थी। जब रेणुका पैदा हुई तो उसके कुछ ही दिनों बाद अंजनाबाई का पहला पति, जो कि ट्रक ड्राइवर था, उसे छोड़कर चला गया। अंजनाबाई अपनी बेटी रेणुका के साथ सड़क पर आ गई। पहले पति के चले जाने के बाद अंजनाबाई ने एक रिटायर्ड सैनिक मोहन गावित से दूसरी शादी कर ली। इसके बाद अंजनाबाई को एक और बेटी हुई, सीमा गावित। सीमा के पैदा होते ही अंजनाबाई का दूसरा पति मोहन भी उसे छोड़कर चला गया और उसने दूसरी शादी कर ली। अंजनाबाई एक बार फिर से सड़क पर आ गई। उसके सामने 2-2 बेटियों की जिम्मेदारी आ गई। उसने अपना और अपनी बेटियों का पेट पालने के लिए मेहनत करने के बजाय आसान और गलत रास्ते को चुन लिया। वो चोरियां करने लगी, लोगों की जेबें काटने लगी और उसने सबसे बड़ा अपराध तो तब किया जब इस गलत धंधे में उसने रेणुका और सीमा को भी धकेल दिया। जब रेणुका और सीमा बड़ी हो गईं, तब अंजनाबाई उनसे भी लोगों की जेबें कटवाने लगी, लोगों के पर्स चोरी करवाने लगी। बड़ी होने के बाद अंजनाबाई की ये दोनों बेटियां इतनी शातिर हो गईं कि मौका मिलते ही वो औरतों की कीमती सामान और चेन झपट लेती और वहां से रफू चक्कर हो जाती। इनके चोरी का अड्डा होता था भीड़ भाड़ वाली जगह, जैसे कि धार्मिक स्थल। एक बार ऐसे ही ये तीनों माँ बेटियां चोरी और पॉकेटमारी के इरादे से रेकी पर निकली थीं। तभी एक गरीब बस्ती में किसी भिखारी का लगभग 18 महीने का बच्चा, जिसका नाम संतोष था, अकेला खेल रहा था। इन तीनों के मन में न जाने क्या आया कि उन्होंने उस बच्चे को चुपके से उठा लिया। इसके बाद वो उस बच्चे को लेकर एक मंदिर में पहुंच गईं। वहां मौका देख अंजनाबाई एक आदमी का पर्स चुराने लगी, पर उस दिन उसकी बुरी किस्मत कि उस आदमी ने उसे अपना पर्स चुराते हुए पकड़ लिया। वो आदमी गुस्से से अंजनाबाई पर चिल्लाने लगा, अंजनाबाई को पीटने लगा। धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग पुलिस को बुलाने की बात कहने लगे। तब अंजनाबाई खुद को सही साबित करने के लिए अपनी गोद में लिए उस चोरी किए हुए बच्चे की कसम खाने लगी कि मैंने चोरी नहीं की है। पर लोग नहीं माने। हालात बिगड़ते देख अंजनाबाई के शैतान दिमाग में इस परिस्थिति से बच निकलने का एक खतरनाक और बेहद शर्मनाक विचार आया। उसने आओ न देखा ताओ अपनी गोद में लिए उस 18 महीने के मासूम कोमल से बच्चे को उसने मंदिर के फर्श पर जोर से पटक दिया। तत्काल बच्चे के सिर से खून का फव्वारा बहने लगा। वहां इकट्ठी हुई भीड़ ये दृश्य देखकर सहम गई। भीड़ का ध्यान चोरी से हटके अब बच्चे पर चला गया। अंजनाबाई इस बात की दुहाई देने लगी कि एक बच्चे की मां चोरी नहीं कर सकती है। वो अपने इस खौफनाक हरकत से लोगों की सहानुभूति बटोरने में कामयाब हो गई। भीड़ बच्चे और उसकी मां की हालत देख के पसीज गई। लोगों को ये भरोसा हो गया कि ये औरत चोरी नहीं कर सकती और अगर किया भी होगा तो जरूर इस दुखियारी, इस गरीब की कोई मजबूरी रही होगी। हो सकता है कि इस औरत का बच्चा भूखा होगा, इसीलिए इसने चोरी की होगी। पर लोगों को क्या पता था कि वो बच्चा अंजनाबाई का नहीं था, बल्कि वो तो चुराया हुआ बच्चा था। फिर किसी ने भी पुलिस को नहीं बुलाया। अंजनाबाई को छोड़ दिया गया ताकि वो बच्चे का इलाज करा सके। अंजनाबाई बच्चे को लेकर जल्दी से उस मंदिर से बाहर निकल गई। उसके पीछे उसकी छोटी बेटी सीमा भी चुपचाप बाहर निकल आई। अंजनाबाई की गोद में पड़ा 18 महीने का मासूम बच्चा दर्द से बिलबिला रहा था, दर्द से बिलख रहा था। उसके सिर से लगातार खून बह जा रहा था। उस बच्चे का लगातार रोना सीमा और अंजनाबाई को गुस्सा दिला रहा था। जिस बच्चे ने कुछ देर पहले उनकी जान बचाई थी, अब वही बच्चा उनके लिए बोझ बन चुका था। अंजनाबाई को लगा
कि अगर ये बच्चा ऐसे ही रोता रहा तो जरूर किसी ना किसी को उन पर शक हो जाएगा और वो पुलिस थाने में उनकी रिपोर्ट करवा देगा। इन सारी समस्याओं से बचने के लिए उन्होंने एक ऐसा राक्षसी और गिरा हुआ कुकर्म किया जिसे देखकर शैतान भी दहल जाता। रास्ते में उन्हें एक सुनसान जगह मिली। वहीं एक बिजली का खंभा था। अंजना बाई ने उस बच्चे के दोनों पैर पकड़ लिए और उसे हवा में झुलाते हुए बड़ी निर्दयता से उसके सिर को जोर से खंभे पर दे मारा और वो तब तक उसके सिर को खंभे पर बार बार मारती रही जब तक कि बच्चे की जान नहीं निकल गई। जब उनको लग गया कि बच्चा मर गया है तो उन्होंने उस बच्चे को वहीं कोने में पड़े एक कूड़े में छिपा दिया और वहां से गायब हो गईं। उस मंदिर वाली घटना ने उन तीनों माँ बेटियों को एक नया आइडिया दिया था। उन्हें लगा कि अगर उनके साथ कोई बच्चा होगा तो वो पकड़े जाने पर लोगों से आसानी से बच सकती हैं। वो बच्चों को अपने ढाल की तरह यूज कर सकती हैं। उन्होंने सोचा कि अगर चोरी करते वो पकड़े भी गए तो साथ में बच्चे को देख के लोगों का दिल पिघल जाएगा। 18 महीने का बच्चा संतोष इन माँ बेटियों का पहला शिकार था। इसके बाद तो जैसे इनके मुंह में खून ही लग गया हो। अब इनका पहला काम होता था बच्चे चुराना। ये हमेशा गरीबों के बच्चों को चुराती, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के बच्चे। इससे इन्हें ये फायदा होता कि इन बच्चों को लेकर पुलिस कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं करती, ना ही उनके गायब होने के बाद और ना ही उनके मरने के बाद। अगर कोई गरीब पुलिस के पास अपने बच्चे के खोने की रिपोर्ट लिखवाने जाता भी तो पुलिस उसे लेकर ज्यादा गंभीर नहीं होती, क्योंकि या तो वो किसी मजदूर का बच्चा होता या फिर किसी भिखारी का बच्चा होता। यही वजह थी कि इन तीनों माँ बेटियों के लिए इन बच्चों को चुराना बेहद आसान हो गया था। ये इस बात का हमेशा ख्याल रखती कि बच्चा 4-5 साल से ज्यादा उम्र का ना हो, क्योंकि बड़े उम्र के बच्चों को चुराने में खतरा ज्यादा था। बड़े बच्चे होशियार होते थे, किसी के भी सामने उन तीनों की सच्चाई उजागर कर देते और तो और उन्हें संभालना भी मुश्किल होता था। तो अब अंजना बाई और इसकी दोनों बेटियां रेणुका और सीमा पहले बच्चे चुराती, फिर चोरी करने निकल जाती और अगर पकड़ी जाती तो बच्चे को जमीन पर पटक देती और लोगों का ध्यान चोरी से भटकाकर और उनकी सहानुभूति पाकर पिटने से खुद को बहुत आसानी से बचा लेती। जब बच्चे घायल हो जाते तब वो उनके किसी काम के नहीं रहते। तब वो उन बच्चों को पटक पटक कर बहुत बेरहमी से मार देती। कई बच्चों को तो उन्होंने अपने पैरों से दबा के मार दिया। बेचारी एक बच्ची को तो उन्होंने पैर पकड़कर उल्टा लटका दिया और फिर उस बच्ची के मुंह को पानी में डुबो दिया। वो बच्ची तड़पती रही और वो तीनों माँ बेटियां उसे तड़पते देख मजे लेते रहे। ये सोच के ही हमारी आत्मा थर्रा जाती है कि उस बच्ची ने कितनी मुश्किल से तड़प तड़प कर दम तोड़ा होगा। न जाने वो कैसी औरतें थीं जिनके दिल में दया माया ममता के लिए थोड़ी भी जगह नहीं थी। शायद उनका किया ये गुनाह तो शैतान भी ना कर पाए। इन चुड़ैलों को औरत कहना भी एक तरह का पाप ही होगा। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि अंजना बाई की बड़ी लड़की रेणुका भी एक माँ थी। जी हाँ, वो शादीशुदा थी। उसके पति का नाम था किरण शिंदे। एक माँ होते हुए भी रेणुका एक माँ की भावना को नहीं समझ सकी, एक बच्चे के दर्द को नहीं समझ सकी। किसी बच्चे को मारना उन तीनों माँ बेटियों के लिए एक खेल बन चुका था। वो उस खूनी खेल में इतना मज चुकी थी कि उनका सारा डर खत्म हो चुका था। एक बार उन्होंने लगभग 11 महीने की एक बच्ची को चुराया, भावना को। भावना को भी उन्होंने बड़ी क्रूर तरीके से मारा। कारण था उसका लगातार रोना। भावना को मारकर उन्होंने उसकी लाश को एक पॉलीथीन बैग में भर लिया और उसे फेंकने के लिए कोई जगह ढूंढने लगे। पर तभी उन्हें रास्ते में एक सिनेमा हॉल दिखा। उन तीनों का मन हुआ कि क्यों ना आज एक फिल्म देखी जाए। उन्होंने फिल्म की टिकट ली और हाथ में उस पॉलीथीन बैग को लटकाए सिनेमा हॉल में घुस गईं। बेफिक्र होकर मजे से उन्होंने फिल्म देखी और जब फिल्म खत्म हुई तो उन्हें याद आया कि अरे, अभी तो लाश भी ठिकाने लगानी है। फिर उन्होंने उस लाश से भरे पॉलीथीन बैग को सिनेमा हॉल के शौचालय में रखकर वहां से तेजी से गायब हो गईं। वो तो जब सफाई वाला आया तब उसने लाश देखा। वो कहते हैं ना कि पाप की उम्र लंबी नहीं होती है। अपराधी कितना भी होशियार हो, काबिल हो, एक ना एक दिन धरा ही जाता है। वही हाल उन शैतान माँ बेटियों का भी हुआ।
अंजना बाई का दूसरा पति और सीमा का पिता मोहन, जो कि उन्हें छोड़कर जा चुका था, उसने दूसरी शादी कर ली थी। मोहन की दूसरी बीवी से एक बेटी हुई थी जिसका नाम था क्रांति। अंजना बाई के दिल में इस बात का हमेशा से दुख रहा था कि मोहन ने उसे दो बेटियों के साथ सड़क पर बेसहारा मरने के लिए छोड़ दिया था। अंजना बाई ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर मोहन से बदला लेने का प्लान बनाया। उन लोगों ने मोहन की 9 साल की बेटी क्रांति को स्कूल से अगवा कर लिया और उसे भी मारकर एक खेत में फेंक दिया। अब क्रांति की मां को इस बात की भनक लग गई कि क्रांति को गायब करने में मोहन की पहली पत्नी अंजना बाई और उसकी दोनों बेटियों का ही हाथ है। उसने तुरंत इन तीनों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दिया। फिर पुलिस उन तीनों की तलाश में लग गई। उसने सबसे पहले रेणुका के पति किरण शिंदे को धर दबोचा और जैसे ही किरण शिंदे पुलिस के गिरफ्त में आया, वैसे ही रेणुका और सीमा भी पुलिस के गिरफ्त में आ गईं। पुलिस ने उन दोनों से मोहन की बेटी क्रांति के बारे में पूछा। पहले तो उन दोनों ने साफ मना कर दिया कि वो क्रांति के बारे में कुछ भी नहीं जानती, पर पुलिस जब उनसे सख्त हुई तो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उन्होंने ही क्रांति को अगवा करके उसे जान से मार दिया था और उन्होंने ऐसा अपनी मां अंजना बाई के कहने पर किया था। अंजना बाई अभी तक पुलिस से बचकर कहीं सुरक्षित छुपी हुई थी, पर पुलिस जल्दी ही रेणुका और सीमा की मदद से अंजना बाई तक भी पहुंच गई। अंजना बाई से भी पूछताछ हुई तो उसने भी क्रांति के कत्ल वाली बात कबूल कर ली। इस एक कत्ल की जांच ने अंजना बाई, रेणुका और सीमा के पिछले गुनाहों को भी सामने ला दिया। पुलिस के सामने पहले भी इन औरतों के खिलाफ चोरी और पॉकेटमारी की शिकायतें आ चुकी थीं, लेकिन अचानक सीधे चोरी से एक बच्ची की निर्मम तरीके से हत्या, ये बात पुलिस को हैरान कर रही थी। पुलिस ने अंजना बाई के घर को खंगाला तो उसे वहां से ढेर सारे छोटे बच्चों के कपड़े और खिलौने मिले। फिर पुलिस ने बीते समय में बच्चों को अगवा कर उनकी हत्या वाली ऐसे सारे केस एक बार फिर से खोल दिए। उसने बीते सालों में जितने भी छोटे बच्चों की हत्या हुई थी उसके बारे में उन तीनों से सख्ती से पूछा। फिर उन तीनों ने यह स्वीकार किया कि वो बच्चों को अपना ढाल बनाकर चोरी किया करती थीं और जब वो उनके किसी काम के नहीं रहते थे तो वो उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देती थीं। इस गुनाह में अंजना बाई का दामाद और रेणुका का पति किरण शिंदे भी शामिल था। पुलिस ने जब उससे इन कत्लों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि एक बार रेणुका घर पे अपनी उंगलियों पर यह गिनती कर रही थी कि उसने अपनी मां और बहन के साथ मिलकर अब तक कितने बच्चों का कत्ल किया है। किरण शिंदे ने पुलिस को बताया कि रेणुका ने 42 बच्चों की गिनती की थी। आगे चलकर किरण शिंदे सरकारी गवाह बन गया और कोर्ट में अंजना बाई, अपनी पत्नी रेणुका शिंदे और सीमा के खिलाफ गवाही दिया। आगे जांच में ये पता चला कि ये मां बेटियां महाराष्ट्र के नासिक, पुणे, कल्याण, शिरडी, कोल्हापुर और यहां तक कि गुजरात जाकर भी बच्चे चुराती थीं और बाद में उन्हें मार देती थीं। इन कातिल मां बेटियों द्वारा बच्चों को अगवा करके उन्हें मारने का सिलसिला साल 1990 में शुरू हुआ और खत्म साल 1996 में जाकर हुआ। ये मामला पूरे महाराष्ट्र में छा गया। ये इतनी नृशंस और अमानवीय घटना थी कि महाराष्ट्र सरकार ने इस केस को सीआईडी के हाथों में सौंप दिया। हालांकि इन तीनों की केवल 13 अपहरण और उनमें से केवल 9 बच्चों के कत्ल में ही भागीदारी साबित हो पाई। कई बच्चों के कत्ल और अपहरण का मामला इतना पुराना हो गया था कि पुलिस को कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल पाया। अंजना बाई गावित, रेणुका शिंदे, सीमा गावित और किरण शिंदे को जेल में डाल दिया गया, जहां 1997 में 50 साल की उम्र में अंजना बाई का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कोर्ट ने किरण शिंदे को माफ कर दिया। 29 जून 2001 को कोल्हापुर की अदालत ने दोनों हत्यारिन बहनों को फांसी की सजा सुनाई। 9 सितंबर 2004 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यही सजा बरकरार रखी। 31 अगस्त 2006 को यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। इसके बाद रेणुका और सीमा ने खुद को बचाने के लिए राष्ट्रपति के पास दया याचिका दी। उस समय प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति थे। 14 अगस्त 2014 को राष्ट्रपति ने भी दोनों बहनों पर रहम ना दिखाते हुए उनकी दया याचिका खारिज कर दी। साल 2021 आया।
पर इन बहनों को सजा नहीं हो पाई। इन दोनों बहनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक अपील दायर की, जिसमें इन्होंने कहा कि उन्हें फांसी की सजा सुनाए सालों बीत गए, पर उन्हें फांसी की सजा नहीं हुई। पर वो हर दिन इसी डर में जीती हैं कि कल उन्हें मौत दे दी जाएगी, उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। इस तरह वो हर दिन मरती हैं। उन्होंने कहा कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, इसीलिए उनकी सजा को कम किया जाना चाहिए। 18 जनवरी 2022 को इन बहनों की याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपियों का अपराध क्षमा योग्य नहीं है, पर प्रशासन को सजा देने में बहुत देर हो गई है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। फिर हाई कोर्ट ने इनकी फांसी की सजा में देरी होने की वजह से इनकी फांसी की सजा को रद्द करके आजीवन कारावास में बदल दिया। फिलहाल ये कातिल बहनें पुणे के यरवदा जेल में बंद हैं। तो यही आज की कहानी थी। एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। मैं हूं यशदीप और आप क्राइम कहानी चैनल देख रहे थे। जय हिंद।